हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि कल मैं कोई वीडियो नहीं लेकर आ पाई। उसका रीज़न मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया था कि मैं एक न्यू वन शॉट पर काम कर रही हूँ एंड वो वन शॉट थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है और उसे मैं एक ही पार्ट में ख़त्म करने वाली हूँ। तो इसीलिए उसे इसे लेने में देर हो गई और वो वन शॉट थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, तो इसलिए कल मैं इसको नहीं ले पाई। एंड कल के वीडियो पर जो रिस्पॉन्स आया उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बात को माना और अपने अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर किए, क्योंकि आपके थॉट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड प्लीज़ आप जितना देखते हैं उतना लाइक भी किया कीजिए। शुरुआत में जब मैंने आपको टारगेट दिया था तब तो लाइक आए थे, लेकिन अब मैंने 2 वीडियो डाल दिए लेकिन उस पर अच्छे लाइक नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, नहीं तो फिर मुझे टारगेट देना पड़ेगा और मैं आपको वेट नहीं करवाना चाहती। इसलिए प्लीज़ 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 लाइक कर दिया कीजिए। तो आइए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो कितना लंबा बना पाऊँगी, लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कि 1 घंटे का वीडियो तो बना ही दूँ। तो लास्ट पार्ट में हमने हमारे शानवंग का पास्ट देखा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। विंग की जेलेसी ने, या कहे कि यांगजी की वो सभी जो उसने ट्रिक खेली थी, जो प्लान किया था, उससे विंग और वांग जी का रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और वांग जी क्यों महल को छोड़कर गया था और पिछले 6 साल से वो लोग क्यों दूर थे, इस बारे में हमें पता चल गया था। लेकिन क्या पूरी गलती यांगजी की थी? अगर विंग वांग जी पर भरोसा करता तो क्या यांगजी कुछ भी कर पाती? तो इसीलिए विंग गिल्ट में था। वहाँ पर पूरा साइलेंस छाया हुआ था, ना किसी को नहीं पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए। विंग और लेंडस्टेन अपने ही गम में थे कि उन्होंने अपने सबसे प्यारी चीज़, अपने प्रीशियस पर्सन को खुद से दूर कर दिया। वही चेंग, मेडमी और फेंग मैन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं यांग जिसे अभी भी थप्पड़ पड़ा था, वो उन सभी की तरफ देख रही थी क्योंकि अभी कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं मेडमी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विभूषण, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम क्या करोगे? हम तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हम क्यों दूसरे सेक्स में गए थे, ताकि हम तुम्हारे राजा बनने का इन्विटेशन सबको दे सके। हमने सबको तुम्हारे राजा बनने का इन्विटेशन दे दिया है, लेकिन अब तुम राजा नहीं बन सकते। इस बात पर यांगजी ने मेडम्यू की तरफ देखा। किसी का ध्यान ज़्यादा मेडम्यू की बातों पर नहीं था, नहीं विंग का था। मेडम्यू ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि वीसेक्ट का रूल क्या है। वीसेक्ट के रूल है कि अगर कोई वीसेक्ट में कोई किंग तभी बन सकता है जब उसका पार्टनर, उसका ओमेगा उसके पास हो, और हमारे वीसेक्ट में कोई अकेला राजा नहीं बनता, वो उसके पार्टनर के बिना राजा नहीं बन सकता। अब वांग जी यहाँ नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम राजा कैसे बनोगे? ये तुम हमारे एंसेस्टर का इंसल्ट कर रहे हो विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने एक ऐसी प्योर सोल का दिल तोड़ा है जो शायद तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें माफ़ करे, क्योंकि तुमने जो किया है उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। और यांगजी तुम, ये बोलकर उन्होंने यांगजी की तरफ देखा। वहीं यांगजी जो ये सब कुछ सुन रही थी, उसे मन ही मन लग रहा था कि अब विंग के पास कोई रास्ता नहीं है, तो विंग उसे ही रानी बनाएगा, क्योंकि वांग जी जा चुका है। और जितना वो विंग को जानती है उतना कि अब विंग वांग जी के जाने के बाद किसी और की तरफ देखेगा नहीं, वो किसी ओमेगा से शादी नहीं करेगा। तो विंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो ये यांग जी। लेकिन जब मैडम यूनिस की तरफ देखा और कुछ कहा तो उसने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू ने यांग जी की तरफ देखा और कहा, यांग जी, तुमने इन दोनों के बीच जो कुछ भी किया है उस बारे में मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन वो सज़ा तुम्हें वांग जी देगा। और अगर तब तक तुम मुझे इस क्लेन के या इस महल के आसपास दिखी तो मैं तुम्हें क्या सज़ा दूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस महल में या इस क्लेन के आसपास भी भटकने की कोशिश मत करना। एक बार हम वांग जी को वापस ढूंढ ले, वो पर्सन तुम्हें सज़ा देगा, क्योंकि उसकी लाइफ तुमने बर्बाद की है। तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से चले जाओ, कि इससे पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। ये बोलकर उन्होंने यांग जी की आंखों में देखा, और ये सुनकर यांग जी के जैसे पूरे सपने टूट रहे थे। वो ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकती। उसने जो कुछ भी किया है, उसने वांग जी और विंग के बीच के रिश्ते में जो दरार डाली है, उसे डालने के बाद वो ऐसे ही विंग को छोड़कर तो नहीं जा सकती। इसलिए वो मैडम की तरफ देख रही थी। मैडम ये सब कहकर चुपी हुई थी। तभी विंग ने मैडम की तरफ देखा और कहा, माँ, ये कहीं नहीं जाएगी। इस बात पर मैडम ने विंग की तरफ देखा, और फिर विंग ने मैडम की तरफ देखा और यांग जी की तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें बहुत शौक है मुझसे शादी करने का, तुम्हें बहुत शौक है मुझे मेरे हस्बैंड के साथ बांटने का। तो लो, अब मैं तुम्हारा शौक पूरा कर रहा हूँ।
ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं वांग जी से कितना प्यार करता हूँ, और अगर वांग जी मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अगर मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा तो मैं राजा नहीं बनूँगा। मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे वांग जी को चाहिए था कि मैं राजा बनूँ। तुम्हें पता भी उसने मुझसे क्या कहा था? उसने कहा था कि वो मेरे साथ मिलकर इस क्लैन को चलाना चाहता है, वो लोगों के साथ जस्टिस करना चाहता है, वो ओमेगाओं को सेल्फ डिपेंड्स बनाना चाहता है ताकि वो किसी भी अल्फ़ा के आगे झुक ना सके, वो अल्फ़ा के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मैं अपने वांग जी से किया हुआ वादा निभाऊंगा। मैंने उसे हर्ट किया है, मैं उसकी माफ़ी के लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन तब तक तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम क्वीन तो बनोगी, लेकिन तुम सिर्फ नाम की क्वीन बनोगी। तुम्हारी शादी मुझसे कभी नहीं होगी। मेरी एक ही शादी हुई है और हमेशा सिर्फ वही रहेगी, और वो शादी सिर्फ लेन वांग जी से हुई है। गुस्सू के लेन वांग जी के अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं होगा। और जब जब तक वांग जी मुझे नहीं मिल जाता तब तक भी तुम्हें इस महल में सज़ा मिलेगी। और अगर एक बार मुझे वांग जी मिल गया तो तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी तो तुम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त वांग जी तुम्हें सज़ा देगा। और सज़ा तो मुझे भी मिलेगी, मुझे वो एक्सेप्ट है, लेकिन तुमने जो हम दोनों के बीच में ये दरार पैदा करवाई है, तुम्हें पहले सज़ा मिलनी चाहिए। तो तुम यहाँ पर रहोगी, तुम क्वीन भी बनोगी, लेकिन तुम्हारी हालत में बद से बदतर ना कर दो तो मेरा नाम भी विभूषण नहीं। तुमने मेरी दोस्ती तो देख ली, अब तुम मेरी दुश्मनी देखोगी। ये बोलकर उसने यांग की तरफ गुस्से से देखा। विंग कह के बहुत ज़्यादा रेड थी, उसके चारों तरफ से एक ब्लैक स्मोक एमिट हो रहा था और इसे देखकर सभी लोग डरे हुए थे। मैडम यू विंग पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन विंग की आंखों में सिंसियरिटी थी कि वो यांगजी को सजा देगा। इसीलिए मैडम यू ने कुछ नहीं कहा, और यांगजी जो आगे बढ़कर विंग को टच करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल विंग के अंदर से वो ब्लैक स्मोक निकली, उसने यांगजी को दूर पुश किया। विंग ने गुस्से से यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू टच मी। तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे पहले ही बहुत छू लिया है, लेकिन अब तुम मुझसे दूर रहोगी, और तुम सिर्फ मुझसे नहीं, तुम इस महल में तो रहोगी, लेकिन तुम इस पूरे महल से दूर रहोगी। माँ, ऐसी तैयारियां कीजिए कि यांगजी सिर्फ इम्पीरियल हॉल में मेरे साथ चले, और ये बस अपने रूम में कैद रहे। यांगजी के पास इसकी कोई भी मेड नहीं होनी चाहिए, और ज़रूरत ना पड़े तो इसके पास कोई नहीं होना चाहिए। इसकी हालत ऐसी बना दो कि ये याद रखे कि इसने वांग जी के साथ क्या किया है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी यांग जी। ये बोलकर विंग वहाँ से जा चुका था, और यांग जी डम्फाउंडेड होकर विंग की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि विंग वांग जी के जाने के बाद भी उस पर भरोसा करेगा। यांग जी को अभी भी नहीं पता कि विंग को वो लेटर मिला है जो कि वांग जी लिख कर गया है। अगर उसे पता होता तो शायद वो लेटर विंग के पास जाने ही नहीं देती, लेकिन शायद गोडी ये चाहता था, इसीलिए वो लेटर विंग को मिल गया। और अब विंग ने जो सज़ा दी है वो सज़ा यांग जी के लिए सच में बहुत बुरी होने वाली थी। उसके बाद विंग राजा बना, लेकिन उस महल में कोई खुशियाँ नहीं मनाई गई। वो महल ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शमशान घाट की तरह हो चुका था। वहाँ पर ना कोई हंसता था, ना कोई ज़्यादा बातें किया करता था, सब अपने काम किया करते थे, बस चुपचाप। वहाँ पर कुछ ज़्यादा आवाज़ें ही नहीं होती थी। जब तक वांग जी था तब तक वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, और वांग जी के जाने के बाद वो महल जैसे बिल्कुल किसी सुनसान जगह की तरह हो चुका था। वहाँ पर ना कोई हंसता था, ना किसी से हंसकर बात किया करता था। और वांग जी के जाने के बाद लगभग 3 साल बाद वेन केजिंग वापस आया था उस दवा को लेकर, जो कि वांग जी ने उसे बनाने के लिए कहा था। वेन केजिंग ने इन 3 सालों में वांग जी के लिए बहुत सारे लेटर्स भेजे थे, क्योंकि उससे वांग जी से बात करनी थी। जाओ दिशो भी वांग जी से मिलना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर आने के लिए आना चाहता था, इसीलिए वो वांग जी को लेटर भेजता था। वो वांग जी से ये पूछने के लिए भी लेटर भेजा करता था कि वांग जी कैसा है, वो वहाँ पर ठीक तो है ना, क्योंकि उसे विंग पर भरोसा नहीं है। ये तो वेन केजिंग को शुरू से पता था कि वो विंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। विंग एक कोल्ड पर्सन है, एक ब्रेट है, इसीलिए वो वांग जी की खबर रखने के लिए हमेशा उसे लेटर लिखा करता था। लेकिन इन 3 सालों में से एक भी लेटर का जवाब नहीं मिला। पहले तो उसे लगा कि शायद वांग जी बिजी होगा, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, इसीलिए वांग जी को लेटर नहीं मिले होंगे। इसीलिए वो 3 साल बाद वहाँ पर आया था। लेकिन जब उसे वो सब पता चला जो 3 साल पहले हुआ था, वेन केजिंग को ऐसा लगा कि उसका भरोसा इस फैमिली पर से उठ चुका है। उसने हमेशा ही मैडम यू को अपनी सेकंड मदर माना था, और विंग और चेंग को अपना सगा भाई माना था। भले ही वो कजन्स थे, लेकिन उसने विंग और चेंग को सगा भाई माने थे। लेकिन वो सब सुनने के बाद वेन केजिंग जैसे टूट गया। वो वहाँ से बिना किसी कुछ बात करे चला गया। हाँ, उसने वो दवाई लेंशन को दी थी, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन जाओ जिशु जिसे ये सब कुछ पता चला था, जाओ जिशु भी वांग से मिलना चाहता था, इसीलिए वो भी
विशेक आया था, लेकिन जब उसे ये सब पता चला कि उसके हस्बैंड और वांग जी के बारे में ये सब क्या फैला था यहाँ पर, वांग जी ने क्या क्या सहा था, तो इस बारे में उसने विंग से बात की थी। उसने विंग से कहा था कि वेन केजिंग जब से यहाँ से गया था वो वांग जी के बारे में बात किया करता था, लेकिन आज तक जाओ जिशु को कभी जेलस फील नहीं हुआ, क्योंकि जाओ जिशु को अपने हस्बैंड पर भरोसा था कि जाओ वेन केजिंग उससे ही प्यार करता है। तो क्या विंग वांग जी पर भरोसा नहीं कर सकता था? क्या उनका प्यार इतना ही था कि विंग ने वांग जी पर भरोसा नहीं किया? इसी और भी बातें जाओ जिशु ने विंग से कही थी, और विंग जो पहले ही डिवेस्टेड था, विंग ने हंसना और ज़्यादा बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। विंग ने रूम से निकलना बंद कर दिया था। वो सिर्फ अगर कोई इम्पीरियल वर्क होता तो ही रूम से बाहर निकला करता, और बस पूरा दिन रूम में बैठा रहता और उस हेयर पिन को देखा करता जो कि वांग जी की थी। और उसमें कभी कभी वांग जी के फेरोमोन्स विंग को फील हुआ करते थे। विंग को नाइटमेयर आने लगे थे, विंग को रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब भी सोता था विंग तो उसी को वांग जी के वही आंसू भरी निगाहें विंग के सामने आती थी जिस रात वांग जी इस महल को छोड़कर गया था। इसीलिए विंग रात को सो नहीं पाता था। जैसे ही वो सोता था उसकी बस नींद उड़ जाती थी, उसे नाइटमेयर आता था। वही यांग जी जिसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि यांग जी के पास कोई भी मेड नहीं जाने दिया जाता था, और यांग जी को एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहाँ पर कम ही लोग जाते थे। यांग जी को अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता था। वो घर की सफाई भी खुद ही करती, अपना खाना खुद बनाती, और भी सारा काम वो खुद ही किया करती थी। इससे यांग जी इरिटेट हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, क्योंकि यांग जी एक प्रिंसेस है। उसे हमेशा से उसके पेरेंट्स ने प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही दिया है। तो यांग जी ने आज तक अपने हाथों से पानी तक नहीं उबाला है, और उस पर्सन को अगर कोई खाना बनाने के लिए दे दे तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए यांग जी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो भी इनसे बात करना आना भी चाहती थी, लेकिन यांग जी को जहाँ रखा गया था वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स लगाए गए थे। वो गार्ड्स यांग जी को सिर्फ इम्पीरियल हॉल में लाया करते थे जब भी ज़रूरत होती थी। और अगर यांगजी विंग के पास आने की कोशिश करती थी तो वहाँ सिर्फ अल्फा गार्ड्स नहीं थे, वहाँ पर कुछ ओमेगा गार्ड्स भी थे जो पावरफुल थे। वो यांगजी को यहाँ पर आने ही नहीं दिया करते थे। इसीलिए और ये 6 साल ऐसे ही बीते थे। पूरी वी फैमिली डिवेस्टेड थी। लेंसचेन पहले उस दवा को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गिल्ट फील हो रहा था कि वांग जी ने यह सब उसके लिए किया था। वो पहले वांग जी से माफ़ी मांगना चाहते थे और फिर इस दवा को लेना चाहते थे ताकि वो अपनी फैमिली बना सके, लेकिन पूरी फैमिली के इंसिस्ट करने पर लेंशे ने वो दवा ली, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुए, और उसके बाद उनके बेबी की डिलीवरी तो वांग जी ने ही की थी। तो यही सब विंग सोच रहा था कि पिछले 6 साल में क्या हुआ। उसने अभी भी वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था और वांग जी के फेस को देख रहा था जो कि वो बेहोश था। विंग ने वांग जी के हाथ पर किस करते हुए कहा, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैं शब्द के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माफ़ी पाकर रहूँगा। हमारा रिश्ता मैं पहले जैसा कर रहूँगा। मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं हमारे रिश्ते में फिर से विश्वास जगाने की कोशिश करूँगा। मैं अब तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। बस मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो लंजा मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो। ये बोलकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। ऐसे ही बेटे बेटे कब विंग को भी नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। आज का सन कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, और रॉयल फैमिली जो उस महल में ठहरी हुई थी आज उस जगह पर बहुत ज़्यादा रौनक लग रही थी। सभी लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अपने काम को खुशी खुशी कर रहे थे। वहीं एक रूम में एक प्रिंसेस अपने रूम में सोई हुई थी, और वो बहुत ही पीसफुल लग रही थी सोते हुए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। वो उस प्रिंसेस की स्लीप तब डिस्टर्ब हुई जब सूरज की वो किरणें उसके फेस पर आने लगी। वो प्रिंसेस धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है और उठकर बैठ जाती है। यांगजी अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाती है तो उसके रूम में कोई नहीं था, पर यांगजी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि उसे उसे लग रहा था कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज तो बहुत बड़ा तमाशा होने वाला था। इसीलिए वो जल्दी से उठी, बाथरूम में गई। उसने खुद को बहुत ही ब्यूटीफुली तैयार किया ताकि वो उस तमाशे को देख सके और वांग जी को दिखा सके कि वो विंग के साथ कितनी खुश हैं। वो विंग के साथ रहती हैं और विंग और वो खुश हैं, तो वांग जी को उनके बीच में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि
उसे ये लग रहा था कि कल विजान की शायद मौत हो गई है, विजान अब नहीं रहा, क्योंकि अगर विजान रहा होता है, विजान बच जाता तो ये बारिश नहीं होती है, और अगर ये बारिश हुई है इसका मतलब विजान को उस मॉन्स्टर ने मार दिया है और इस सब का इल्ज़ाम लगेगा विंग पर, तो वांग जी आज यहाँ पर ज़रूर आएगा। इसीलिए वो तैयार हुई और रूम से बाहर चली गई। वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमा रही थी और सबको देख रही थी, और आज उसे ये जगह थोड़ी सी अजीब लग रही थी, क्योंकि यहाँ पर आज सभी ऐसा सिर्फ बातें कर रहे थे। वो महल जो कभी बिल्कुल शांत हुआ करता था, आज सभी लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और अपने काम को जल्दी जल्दी कर रहे थे। यही चीज़ यांगी को थोड़ा कंफ्यूज कर गई, इसीलिए वो अपने रूम के कॉरिडोर से बाहर की तरफ जाने लगी। वो उस जगह पर घूम रही थी, तभी उसे किसी की हंसने की और बात करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसीलिए वो उस तरफ चली गई। अब वो एक रूम के सामने खड़ी हुई थी और जब उसने उस रूम को देखा तो उसकी आईब्रो रेज हो गई, क्योंकि जहाँ तक वो जानती है इस रूम में तो कोई नहीं रहता, लेकिन आज इसके अंदर से इतनी आवाज़ें कैसे आ रही थी। इसलिए यांग से धीरे धीरे उधर जाने लगी और वो उस रूम के तरफ चली गई थी जहाँ पर पूरी वी फैमिली थी। फेंग मियान, चेंग, शिचेन और मैडम यू खड़े हुए थे, और यांग जी देख नहीं पा रही थी कि आखिर वो देख किसे रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा आगे बढ़ी और सामने का जो उसने नज़ारा देखा, ये देखकर उसकी रूह अंदर तक काम गई, क्योंकि सामने विजान बेड पर बैठा हुआ था और वहीं वांग जी अभी भी बेहोश था। विजान उस छोटे बेबी के साथ खेल रहा था जो कि शिचेन का था। विजान उस बेबी के साथ खेल रहा था, जैसे जैसे विजान बेबी के साथ खेल रहा था वो भी गिगल कर रहा था। ये देखकर पूरी फैमिली के फेस पर स्माइल थी, क्योंकि कितने दिनों बाद उनके घर पर खुशियाँ आई थी। वही विंग ने एक हाथ से वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था, दूसरे हाथ से उसने वो विंग के बालों को सहला रहा था जो उसी की गोद में बैठा हुआ था। विजान उस बेबी से खेल रहा था, तभी उसकी नज़रें सामने गई। अचानक ही उसने सामने देखा तो उसने यांग जी को देखा, और जैसे उसने यांग जी को देखा वो सारे इंसिडेंट, वो सारी बातें जो यांग जी ने उससे कही थी और जो यांग जी ने उसे स्लैप मारा था, ये सारी चीज़ें विजान के दिमाग में जैसे घूमने लगी। और विजान जो इतनी देर से खेल रहा था, खुश था, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी और उसने तुरंत वो घुमा और उसने विंग की नेक में अपने फेस को छुपा लिया। और पूरे परिवार शौक हो गया, क्योंकि विजान थोड़ी देर पहले अच्छी तरह से खेल रहा था और अब विजान को क्या हो गया जो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए विंग ने भी उस तरफ देखा जहाँ से विजान देखकर घूमा था, और जब उसने यांग जी को देखा तो उसकी खुद की मुट्ठियाँ बिछकर वो यांग जी को घूर कर देखने लगा। और कहीं ना कहीं यांग जी समझ गई थी कि अगर विजान यहाँ है तो विजान ने ज़रूर विंग को बता दिया होगा कि उसके साथ क्या हुआ था, या फिर उसने केव में किसके कहने पर उसे केव में रखा गया था। इसलिए यांग जी वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन तभी विंग ज़ोर से चिल्लाया, गार्ड्स! और विंग जैसे ही चिल्लाया उस रूम में बहुत सारे गार्ड्स आ गए। विंग ने यांग जी उन गार्ड्स की तरफ देखा और कहा, इसे अभी के अभी अरेस्ट कर लो और इसे अभी के अभी कैद खाने में डाल दो। इसका फैसला हम महल जाने के बाद करेंगे, और याद रहे कि तब तक इसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलना चाहिए। इस पर कड़ी नज़र रखो, इसे ना तो कोई खाने के लिए देगा और ना ही कोई पीने के लिए देगा, इसे बस उस कैद खाने में कैद कर दो। और जैसे ही यांग जी ने ये सुना उसकी पूरी बॉडी जिससे काम गई, वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि उसने कुछ नहीं किया, विंग उसे छोड़ दे, विंग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन विंग बिल्कुल नहीं सुन रहा था, उसने विजान को टाइटली हक किया हुआ था और घूर कर बस यांग जी की तरफ देखे जा रहा था। और उन गार्ड्स ने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया और वो यांग जी को बस पकड़कर वहाँ से ले गए। तो यांग जी की चीखें उस पूरे महल में गूंज रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं विंग ने जब देखा कि अब यांग जी वहाँ से जा चुके हैं तो उसने विजान के बालों को सहलाना स्टार्ट किया। और थोड़ी देर बाद उसने विजान से कहा, विजान बेबी वो चली गई, अब देखो यहाँ पर कोई नहीं है। ये सुनकर विजान ने फिर से विंग को टाइट लिया करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, वो फिर से मुझे उस केव में ले जाएगी, मैं उस केव में नहीं जाना चाहता, वो फिर से मुझे स्लैप मारेगी। ये बोलकर उसने फिर से विंग को टाइट लिया कर लिया। और विंग जिसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी वो विजान के पीठ को सहलाने लगा। उसने कहा, बेबी कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे अंकल यहाँ पर है ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। और देखो यहाँ पर तो और भी है, और तुम्हारे मम्मा भी तो यहाँ है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो देखो बाहर देखो, तुम बेबी के साथ खेल रहे थे ना। ये बोलकर वो कुछ सूदिंग वर्ड्स का यूज़ करने लगा जिससे विजान उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो सके, और विंग के वो जो वर्ड्स थे और विंग के जो फादरली फेरोमोन्स थे वो विजान को काम होने में मदद कर रहे थे। और धीरे धीरे विजान काम हुआ और उसने अपने फेस को
विंग की नेक से निकाला और फिर उसने उधर देखा जहाँ पर अभी तक यांगजी खड़ी हुई थी। जब विजान ने यांगजी को वहाँ पर नहीं देखा तो उसने रिलीफ ब्रीथ ली और फिर से उसने उस बेबी की तरफ देखा और अचानक उसकी नज़र वांगजी पर गई और जैसे उसने वांगजी की तरफ देखा उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा आप उठ गए। ये बोलकर जिसे विजान ने ये कहा, अब सबकी नज़र वांगजी पर जा चुकी थी, जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। वांगजी की आंखें तभी खुल गई थी जब विंग ने जोर से गार्ड्स को बुलवाया था और इसी वजह से वांगजी जो बेहोश था वो धीरे धीरे होश में आ चुका था और वो ये सब देख रहा था कि विंग कैसे विजान को समझा रहा है, विजान को काम करने में मदद कर रहा है। और जब विजान ने उसकी तरफ देखा तो वो होश में आया और वो उठकर बैठ गया। उसने विजान की तरफ देखा। वांगजी के दिमाग में भी वो सभी इंसिडेंट चलने लगे। कल रात को मॉन्स्टर, फिर उसके बाद वो ब्लैक एनर्जी, विजान कैसे उसने सुबह वो लोग विजान को लेकर गए थे, यही सब वांगजी के दिमाग में चलने लगे। इसीलिए वो खुद भी डर गया। उसने तुरंत विंग की बाहों से विजान को ले लिया और उसने विजान के पूरे फेस को अपने हाथों में लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, विजान बेबी, जन तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट नहीं लगी? तुम ठीक हो ना? तो तुम्हें तुम्हें किसी ने चोट नहीं पहुंचाई? तुम ठीक हो? मम्मा को बोलो कि तुम ठीक हो। तुम्हें कहीं, ये बोलकर वो अटक रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो विजान से कैसे बात करे। और विजान ने जब अपनी मम्मा की ऐसी हालत देखी तो उसने वांगजी को हक कर लिया और वांगजी की पीठ को सहलाते हुए कहा, मम्मा विजान ठीक है। इस अंकल ने विजान को बचा लिया है। देखो अंकल ने विजान को कुछ नहीं होने दिया और अंकल ने तो आपको भी उस गुफा से बाहर निकाला। ये बोलकर विजान ने विंग की तरफ इशारा किया और जो विंग अपनी उन्हें हेल्पलेस निगाहों के साथ वांगजी की तरफ देख रहा था, लेकिन वांगजी ने एक बार की तरफ भी विंग की तरफ नहीं देखा। उसने विजान के फेस को फिर से अपने हाथों में लिया और उसके पूरे फेस पर किस करने लगा। उसने विजान की तरफ देखा और कहा, मेरा बेबी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ और मम्मा तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी। ये बोलकर विजान ने भी नोट किया और उसने कहा, मम्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मम्मा ने भी विजान को प्रोटेक्ट किया। वांगजी जो विजान से बातें कर चुका था, तब उसका ध्यान चारों तरफ गया। वो उसके घर में नहीं था। अगर वो उसके घर में नहीं था तो वो कहाँ था? यही सोच कर उसने चारों तरफ देखा तो वो देख सकता था कि यहाँ पर सिर्फ विंग नहीं बल्कि पूरी फैमिली यहाँ पर खड़ी हुई थी। और ये देखकर वांगजी की पकड़ जो विजान पर थी वो और ज़्यादा टाइट हो गई। वो बेड से खड़े होने की कोशिश करने लगा। उसे वीक फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कैसे भी विजान को अपनी गोद में लेकर खड़ा हो गया और सबकी तरफ देखने लगा। और वांगजी के फेस पर जब डरे हुए एक्सप्रेशन से देखा तो सबको ही बहुत बुरा लगा। इसीलिए उन्होंने वांगजी की तरफ देखा। शिचेन वांगजी के पास आना चाहा। शिचेन ने उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, वांगजी आसान। ये बोलकर उसने अपनी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस का यूज़ किया, लेकिन वांगजी 2 कदम पीछे चला गया। उसने शिचेन की तरफ देखा और कहा, दूर रहिए, कौन इंसान? यहाँ पर कोई वांगजी नहीं है। ये बोलकर उसने सबकी तरफ देखा। फिर वांगजी ने विजान की तरफ देखा और कहा, विजान बेबी, अब हमें घर चलना चाहिए, है ना? ये बोलकर विजान ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, पर मम्मा ये अंकल तो बोल रहे थे कि अब हम इनके साथ रहेंगे। ये सुनकर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और फिर विजान की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेबी, किंग तो तुम्हारे साथ से मजाक कर रहे थे। तुम जानना चाहते थे ना आखिर किंग कौन है, तुम किंग से मिलना चाहते थे, तो यही किंग है और इनकी क्वीन भी कहीं आसपास ही होगी। ये तो किंग है, इनका काम है हमें हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए इन्होंने कल हमें प्रोटेक्ट किया था। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम किंग के साथ रह सकते हैं। ये बात तो तुम भी जानते हो। ये सुनकर विजान ने ये समझते हुए नोट किया और उसने कहा, किंग तो महल में रहते हैं, लेकिन हम महल में थोड़ी ना रह सकते हैं। इस पर वांगी ने नोट करते हुए कहा, हम महल में नहीं रह सकते और इसीलिए हम हमारे घर चलेंगे। हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब किंग को भी उनका काम करना होगा ना, आखिर वो किंग है, उनकी भी फैमिली है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर वो विजान को गोद में लेता है और अपनी बीचिंग को उठाता है जो वहीं पर रखी हुई थी और वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग वांगजी के सामने जाता है और वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग भी वांगजी की तरफ ही देखे जा रहा था। विंग ने अपने कांपते होठों के साथ वांगजी की तरफ देखा और कहा, लंजा प्लीज़ मेरी बात सुनो। ये सुनकर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और फिर उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किंग मुझे माफ़ कर दीजिए और शुक्रिया, आपने मेरे बेटे और मेरी मदद की, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि आपने जो मेरी मदद की उसके बदले में मैं कुछ आपको दे तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बस शुक्रिया कह सकता हूँ। तो शुक्रिया, आपने हमारी मदद की और अब हमें चलना चाहिए। मेरे फैमिली वाले मेरा वेट कर रहे होंगे और विजान को भी अपने घर देना चाहिए। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी विंग फिर से उसके सामने जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लंजा
प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ था वो 6 साल पहले ख़त्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो किंग और एक तुम्हारी मैं सिर्फ तुम्हारी प्रजा हूँ, तुम मेरे किंग हो, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज़ मेरा रास्ता मत रोको और मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें चोट पहुँचाऊँ या फिर विजान को कुछ पता चले। ये बोलकर उसने विंग को लगभग पुश कर दिया और वहाँ से चला गया। और विंग बस अपनी आंखों में आंसू लिए वांग जी की तरफ देखे जा रहा था। उसे पता था कि वांग जी से माफ़ी मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब जब उसे वांग जी मिल गए और फिर उसे छोड़कर जा रहा है तो विंग को सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन इसमें आखिर उसकी गलती किसकी है। विंग अपने घुटनों पर गिर गया और उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगे। वही शिशिन भी वहीं पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। आज उसके भाई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये गलती किसकी है? उसे उसकी गलती, इसीलिए मैडम भी विंग के पास गई और उसके पास बैठ गई, क्योंकि विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और पिछले 6 साल में विंग नहीं रोया। विंग उस दिन रोया था जब वांग जी को छोड़कर गया था और विंग आज रो रहा था। विंग मैडम यू भले ही विंग से कितना ही गुस्सा हो जाए, लेकिन मैडम यू विंग की मदद थी तो उसे हर्ट होता है, लेकिन उन्होंने कभी भी विंग का फेवर में अपना काम नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि गलती विंग की है। वो विंग के पास बैठे और उन्होंने विंग को हक कर लिया। विंग ने भी अपनी मदर को हक कर लिया। पिछले 6 साल से मैडम यू विंग से ठीक से बात भी नहीं किया करती थी और लगभग 6 साल बाद आज मैडम यू ने विंग को फिर से हक किया था। इसलिए विंग भी अपनी मदर की उस वार्मथ में जैसे टूट गया और बुरी तरीके से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे माफ़ कर दे। वो मेरी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्लीज़ आप कहो ना कि वो मुझसे बात करें। मैं उससे कैसे भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मुझे अपने सामने घुटनों पर बैठने के लिए कहेगा तो मैं घुटनों पर बैठ जाऊँगा। जो मुझसे करने के लिए कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ उससे कहो कि वो मुझे माफ़ कर दे। ये सुनकर मैडम यू ने विंग की तरफ देखा और फिर उसने अपनी एम्बुलेंस से विंग को निकाला और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो उसे हर्ट किया है, क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा था कि उसका रिजल्ट क्या होगा? और अब जब तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, तुम्हें उसकी माफ़ी कमानी चाहिए, तो तुम सिर्फ एक बार में ही हार मान रहे हो। मुझे तो नहीं लगा था कि किंग विभूषण इतना वीक होगा कि सिर्फ एक बार में वो हार मान लेगा। ये सुनकर विंग ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैं हार नहीं मान रहा हूँ माँ। ये सुनकर मैडम ने कहा, अगर तुम हार नहीं मान रहे हो तो तुम इसे बच्चों की तरह रो क्यों रहे हो? जाओ उसके पीछे और मनाओ उसे। जब तक वो तुम्हारे साथ आने के लिए मान नहीं जाता तब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं कर देता। तुमने जो गलती की है उसकी माफ़ी लो उससे। तुम ऐसे टूट नहीं सकते। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो उसे फिर से जीतो, उसके दिल को फिर से जीतो, ताकि वो तुम्हारे साथ आ सके। इस पर विंग ने मैडम की तरफ देखा और अपने आंसुओं को पूछते हुए कहा, हाँ मैं उसे फिर से अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो मेरा है और सिर्फ मेरा ही रहेगा। ये बोलकर विंग खड़ा होता है और वो वांग जी के पीछे चला जाता है। विंग वांग जी के पीछे जा रहा था, वहीं वांग जी भी जा रहा था। उसकी आंखों में भी वो अपनी आंखों में भी आंसू नहीं ला सकता, क्योंकि वो जानता है कि उसका बेटा कैसा है। अगर विजान ने वांग जी की आंखों में आंसू देखा तो वो अपने बहुत सारे सवाल वांग जी से पूछना स्टार्ट कर देगा। इसलिए वांग जी ने अपने उस कोल्ड फेस को बना रखा था और वो उस घर से निकल चुका था और अपने घर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर ऑलरेडी ही शाओ शिनचैन और शू यिंग उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि किंग ने वांग जी और विजान को बचा लिया है। लेकिन वो उस महल में नहीं जा सकते थे, क्योंकि अभी उनका कोई हक नहीं था वहाँ पर जाने का। वो विजान और वांग से मिलना तो चाहते थे, लेकिन शू यिंग ने शाओ शिनचैन को रोक लिया। शाओ शिनचैन जाना चाहता था। वांग जी जब से यहाँ पर आया था, शाओ शिनचैन था जिसने वांग जी का साथ दिया था। शुरू में जब वांग जी यहाँ पर आया था तो वांग जी किसी से ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। वो बस अपना काम किया करता था और वांग जी ने इस फॉरेस्ट के बीच में अपने लिए एक घर बना लिया था जहाँ पर वो रहने वाला था। पहले तो शाओ शिनचैन और शू यिंग वांग जी से बात करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन जैसा कि वांग जी का नेचर था वो बस एक या दो शब्द या फिर ज़्यादा हूँ मैं अपना जवाब दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे शिनचैन और शू यिंग ने वांग जी को जानना स्टार्ट किया और बहुत पूछने के बाद वांग जी ने फाइनली बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। और ये सुनकर तो शू यिंग और शाओ शिनचैन शौक थे कि वांग जी किंग की क्वीन था। वांग जी की शादी होने वाले किंग वूशान से हुई थी। पर जब उन्होंने सुना कि विंग ने वांग जी के साथ क्या किया तो उन दोनों को भी बहुत गुस्सा आया था और उसके बाद उन दोनों ने ही वांग जी की यहाँ पर सेटल होने में मदद की थी। और इस बीच वांग जी और शू यिंग का रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया था। शिनचैन और शू यिंग वांग जी को अपना छोटा भाई माना करते थे। इसी तरह वांग जी ने पिछले 6 साल बिताए थे। वांग जी के लिए 6 साल आसान नहीं थे। वांग जी ने कई दिक्कतों का सामना किया था। जब वांग जी महल को छोड़कर आया था तो वांग जी प्रेग्नेंट था
और उस दिन वांग जी इसीलिए खुश था कि वो इस खुशखबरी को विंग को देना चाहता था, लेकिन विंग ने कभी ये बात उससे कहने का मौका ही नहीं दिया और उस वक्त ये सब हो गया। और जब विंग ने उसके साथ ये सब किया तो वांग जी का हिम्मत ही नहीं हुई कि वो विंग से ये कह सके कि वो प्रेग्नेंट है। वो वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो बस वहाँ से निकल गया था। और वांग जी एक अकेला ओमेगा था। जब से विजान से वांग जी प्रेग्नेंट था तो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि एक प्रेग्नेंट ओमेगा को अपने अल्फा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक प्रेग्नेंट ओमेगा को पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, उसकी हर नीड को पूरा करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर वांग जी था जो जब विजान उसकी तमी में था तब भी वो काम किया करता था अपने लिए। उसने अपने खेतों में काम करना स्टार्ट कर दिया था और वहीं से उसे नेचुरल फूड मिला करता था और शाओ चिंचैन और शुएंग भी उसकी मदद किया करते थे। वांग जी जब तक 9 महीने का नहीं हो गया, जब तक वांग जी 9 महीने का प्रेग्नेंट नहीं था तब तक भी वांग जी काम किया करता था। और यही चीज़ जब शाओ चिंचैन और शुएंग याद करते हैं तो उन्हें भी बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने वांग जी को सफ़र करते हुए देखा है। वांग जी सारा काम खुद किया करता था, जबकि वांग जी को आराम करना चाहिए था। वांग जी की जो हालत थी विजान के समय जब वांग जी प्रेग्नेंट था तो वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। और ये चीज़ शाओ चिंचैन और शुएंग के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि जब वांग जी ने विजान को बर्थ दिया था तो वांग जी ने सच में बहुत ज़्यादा पेन झेला था। और हीलर ने तो ये तक कह दिया था कि शायद वो या तो वांग जी को बचा सकते हैं या विंग को, क्योंकि वांग जी यहाँ जब आया था तो प्रेग्नेंट था और यहाँ पर वांग जी के पास ठीक से खाने के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, इसीलिए वांग जी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था और इसकी वजह से वो थोड़ा सा वीक था। लेकिन गॉड की दया से या फिर कहेंगे शायद गॉड ही नहीं चाहता था कि दोनों को ही कुछ हो, इसीलिए विजान भी एक हेल्दी बेबी हुआ था और वांग जी की भी जान बच गई थी। लेकिन 1 महीने तक वांग जी को बेड रेस्ट पर रखकर बोला गया था। और इस बीच शाओ चिंचैन और शुएंग ने वांग जी का पूरा ख्याल रखा था। उन्होंने अपने भाई होने की ड्यूटी को पूरी अच्छी तरह से निभाया था और इसी चीज़ का वांग जी ग्रेटफुल है। वांग जी यही सब सोच रहा था। वांग जी ने अपने मन में सोचते हुए कहा, मैंने बहुत कुछ सफ़र किया है और अब जब मैं पिछले 6 सालों से विजान के साथ यह रह चुका हूँ, मैंने सब कुछ सफ़र कर लिया है, तो मैं अपनी आगे की लाइफ विजान के साथ गुजार सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उनकी माफ़ी से अब क्या हो जाएगा, उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है। तब उनका वो रिग्रेट कहाँ गया था जब उसने अपने दोस्त की बातों में आकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। अब ये वांग जी वो वांग जी नहीं रहा जो उनकी बातों में आकर कुछ भी करेगा। मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊँगा और मैं विजान के साथ खुश हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपनी इस छोटी सी फैमिली के साथ अपने बच्चे के साथ खुश हूँ। विभूषण तुम मुझे कितना ही मना लो, मैं तुम्हारे साथ अब कहीं नहीं जाने वाला उस महल में जहाँ से मेरी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैं याद भी नहीं करना चाहता। वांग जी यही सब सोचते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था और वो घर के सामने पहुंच गया था। जब वो घर के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि शुएंग और शाओ चिंचैन और ईबो के साथ उसका वेट कर रहे हैं। और वांग ने जब ये देखा तो उसके दिल में जैसे एक वार्म फीलिंग हुई हो। पिछले 6 सालों से इसी फैमिली ने उसका साथ दिया है। और शिनचैन और शुएंग ने जब विजान को सही सलामत देखा तो दौड़ कर आए। उन्होंने विजान की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, विजान तुम दोनों ठीक हो? थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। हम पिछली रात से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमने सुना कि किंग ने तुम्हारी मदद की। और वांग जी, ये बोलकर उन्होंने वांग जी की तरफ कंसर्न से देखा। वांग जी ने शाओ चिंचैन की तरफ देखा और कहा, गा, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई मेरे बेटे या मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलकर उन्होंने शाओ चिंचैन की तरफ देखा और शाओ चिंचैन ने नोट किया। वहीं 2 लिटिल आंखें विजान को देख रही थी और विजान को जब फील हुआ कि कोई उसे देखे जा रहा है तो उसने नीचे देखा तो ईबो उसे देख रहा था। विजान ने जब ईबो को देखा तो उसने वांग जी की बाहों से नीचे उतरने की कोशिश की और वांग जी ने जब देखा कि विजान उसकी बाहों में हिल रहा है तो उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, विजान क्या कर रहे हो, हिल क्यों रहे हो? इस बात पर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, माँ नीचे उतारो ना, मुझे बुआ के साथ खेलना है। ये सुनकर वांग जी ने अपनी आईब्रो रेज की और फिर विजान की तरफ एक टीजिंगली स्माइल देते हुए कहा, क्यों, तुम्हें तो ईबो पसंद ही नहीं था और अब तुम्हें ईबो के साथ खेलना है? इस बात पर विजान ने पाउट करते हुए कहा, माँ मैंने पिछले 2 दिन से ईबो को नहीं देखा है, उतारो ना, मुझे उसके साथ खेलना है। आप लोग बातें करो, मैं और ईबो खेलेंगे। ये बोलकर उसने वांग जी की तरफ देखा और वांग जी ने बस अपना सिर ऐसे हिलाया कि विजान कभी नहीं मानेगा कि वो ईबो को पसंद करता है। जब से ईबो का बर्थ हुआ था या फिर ईबो और विजान ने एक दूसरे को जाना था, विजान ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो ईबो को पसंद ही नहीं करता। वो ईबो से हमेशा झगड़ा करता रहता है। लेकिन ये चीज़ शिनचैन और शाओ शुएंग और वांग जी तीनों जानते हैं कि इनके दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दोनों के अलावा
इन दोनों का और कोई दोस्त नहीं है, या विजान का दोस्त ईबो है और ईबो का दोस्त विजान है। इसीलिए वांग जी ने विजान को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। जिससे ही विजान को वांग जी ने उसकी गोद से नीचे उतारा, तुरंत ईबो दौड़ कर आया, उसने विजान को हक कर लिया और ये देखकर सभी लोग शौक थे। विजान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, दीदी क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। ये सुनकर ईबो ने अपनी उन छोटी छोटी आंखें, आंसू भरी आंखों से विजान की तरफ देखा और कहा, गग्गा आप कहाँ चले गए थे, बब्बू आपका कल से वेट कर रहा था, मुझे लगा कि आप बब्बू को छोड़कर चले गए। ये सुनकर विजान को सच में बुरा लगा। वो अपने घुटने पर बैठ गया क्योंकि वो इतना ही छोटा था। उसने फिर से बब्बू करते हुए कहा, सॉरी दीदी, गगा तुम्हें पता है गगा कहाँ गए थे, चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गगा ने क्या क्या देखा है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये बोलकर वो ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। और अब यहाँ पर बाहर सिर्फ सारे एल्डर्स बचे हुए थे। शिनचैन ने वांग जी की तरफ देखा और अब वो उसके पास आ गया। उसने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, वांग जी तुम सच में ठीक हो, क्या वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और विजान को किसने लिया था, क्या सच में किंग ने विजान को अपने पास बुलाया था। ये सुनकर वांग जी ने शिनचैन की तरफ देखा और कहा, नहीं गा, उसने नहीं बुलाया, लेकिन क्वीन को विजान चाहिए था और उसने ही विजान को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर शाम शिनचैन ने शौक में वांग जी की तरफ देखा। तभी शुएंग ने आते हुए कहा, तो क्या किंग को ये बात पता है, और क्या किंग ने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर वांग ने शुएंग की तरफ देखा और उसने, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने शुएंग की तरफ देखा और कहा, मैंने मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना था शायद किंग ने उसे कैद में डाल दिया है और उसे सज़ा दी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। जिनका शिनचैन ने नोट करते हुए कहा, एक काम तो उस बास्टर्ड किंग ने अच्छा किया। वैसे वांग जी तुम सच में ठीक हो, मैंने सुना था कि तुम पिछले 2 दिन से बेहोश थे, क्या उस ब्लैक एनर्जी ने तुम पर ज़्यादा ही इफ़ेक्ट किया है। इस बात पर वांग जी ने कन्फ्यूज़न में शर्जनी की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता गा, लेकिन विजान को भी कुछ नहीं हुआ और ना ही किंग को कुछ हुआ था, सिर्फ मुझे ही शायद मेरी कोर जो है वो प्योर एनर्जी से बनी हुई है, इसीलिए मेरी कोर उस ब्लैक एनर्जी को सह नहीं पाई, इसी वजह से शायद मैं बेहोश हो गया था और बस मैं थका हुआ था, इसीलिए शायद बेहोश हो गया था और मेरी जो बॉडी वो रिकवर कर रही थी, इसीलिए मुझे इतनी देर में होश आया। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर उन दोनों ने नोट किया और फिर शिनचैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी क्या उसे रिग्रेट है अपनी बातों का, क्या वो तुम्हें फिर से यहाँ से ले जाना चाहता है। ये सुनकर वांग जी का वो फेस जो भी सॉफ्ट था वो कोल्ड हो गया। उसने शिनचैन की तरफ देखा और कहा, गा भले ही वो मुझे कहीं भी ले जाना चाहता हो, लेकिन मैं वापस नहीं जाने वाला। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया था उसे सोचने के बाद मैं वापस नहीं जाना चाहता। और वैसे भी क्या उस दिन आपने गांव वालों की बात नहीं सुनी थी कि वो अपनी क्वीन से कितना प्यार करते हैं, कि वो हायर के लिए दूसरी शादी या फिर कॉन्क्यूबाइन तक नहीं रख सकते। तो आपको लगता है कि उसे अपनी बातों पर रिग्रेट होगा। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि वो फिक्र करता है और शायद उसे पता चल गया है कि विजान उसका ही बेटा है, इसीलिए वो अपनी आंखों में बस झूठी फिक्र दिखा रहा है ताकि वो विजान को मुझसे दूर कर सके। एक बार तो उन्होंने मुझे हर्ट किया है, उन्होंने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन दोबारा ना तो मैं अपने बेटे को खुद से दूर जाने दूंगा और ना ही उसे अपने बेटे के पास आने दूंगा। विजान ही मेरी इकलौती फैमिली है और आप लोगों को जो मेरी फैमिली हो, इसके अलावा मेरी और कोई फैमिली नहीं है। और ये सुनकर शाम शिनचैन और शुएंग ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि इस मैटर पर वो कुछ नहीं कह सकते थे। वांग जी की फैमिली है, वांग जी भले ही कितना ही मना करे, लेकिन उसकी पूरी फैमिली है, तो शिनचैन और शुएंग यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते थे। इसलिए शिनचैन ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, तुम आराम करो और हम कल बात करते हैं, तुम कल आओगे। मैं सुनकर वांग जी ने नोट करते हुए कहा, गा मैं ज़रूर आऊँगा, आखिर किसी के लिए मैं अपना काम क्यों रोकूँ। इस बात पर भी शिनचैन ने नोट किया और उसके बाद शिनचैन शुएंग ईबो को लेकर वहाँ से जा चुके थे। जो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन शुएंग उसे ले गए क्योंकि अभी रात हो चुकी थी, तो इसीलिए अब उन्हें अपने घर जाना चाहिए था। वही वांग जी रूम के अंदर आया, उसने देखा कि विजान अपनी जगह पर ही बैठा हुआ था। विजान भी वांग जी के साथ ही रूम के अंदर आया था और अब वो अपनी जगह पर बैठ गया था। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मम्मा मैं आपसे एक सवाल पूछूं। ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, पूछो, वैसे भी अगर मैं तुम्हें मना करूंगा तो तुम मुझे थोड़े पूछे बिना रहोगे। ये बोलकर वांग जी अपने घर का काम करने लगता है और डिनर प्रिपेयर करने लगता है। विजान अपनी जगह से खड़ा होता है और वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर वांग जी वेजिटेबल्स को चॉप कर रहा था। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा क्या आप किंग को पहले से जानते हो। इस बात पर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा,
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किंग को पहले से जानता हूँ? इस बात पर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्योंकि मुझे लगा कि उन्होंने हमारी मदद की। ऐसे तो किंग यहाँ पर आते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बार में ही हमारी मदद कर दी। और अगर वो आपको जानते नहीं तो वो आप उन्हें ढूंढते कैसे? वो आपके साथ कैसे आते मुझे बचाने के लिए? क्योंकि आपने तो कहा था ना कि आप किंग को नहीं जानते, मैंने जब आपसे पूछा था। ये सुनकर वांग जी चुप हो गया। उसने विजान की तरफ देखा और फिर उसे अपने गोद में उठा लिया और वहीं पर किचन स्लैब पर बैठा दिया। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हम किंग को नहीं जानते। किंग हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे गांव वालों के लिए हैं, और किंग का फ़र्ज़ है कि वो हमारी मदद करे। किंग का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने लोगों की मदद करे, इसीलिए उन्होंने हमारी मदद की थी। इसके अलावा किंग से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो सुनकर विजान ने नोट किया। फिर से विजान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, पर मम्मा आपको पता है किंग की फेस बिल्कुल मेरी तरह है। इस बात पर वांग जी के फेस पर फ़ोन आ गया और उसने विजान की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा फेस किंग की तरह है? ये सुनकर विजान ने कहा, हाँ हाँ, मैंने देखा था कल जब वो आपके पास बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि मैं सो गया, लेकिन मैं सो नहीं रहा था, मैं बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वो आपको वापस महल ले जाना चाहते हैं। मम्मा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? यह सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा, क्योंकि अब वांग जी के लिए मुश्किल हो रहा था विजान के लिए कुछ भी छुपाना। विजान एक ब्राइट चाइल्ड है। विजान किसी भी चीज़ को पकड़ने में या किसी भी चीज़ को याद रखने में बहुत ज़्यादा तेज है। इसीलिए विंग ने जो कुछ भी कहा था, विंग को तो लग रहा था कि विजान सो गया है, इसलिए वो सब वांग जी के साथ वांग जी को कह रहा था। और विंग ने जो सब कुछ 6 साल पहले की बात वांग जी से कही थी, वो बात भी विजान ने सुनी थी। लेकिन विजान का दिमाग अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो शादी, प्यार या फिर विंग ने वांग जी के साथ क्या किया था वो समझ सके। लेकिन उसे इतना तो पता था कि कुछ तो हुआ था जिससे उसके मामा इस अंकल से अलग हुए थे। विजान को भी ये भी नहीं पता था कि विंग उसका ही फादर है, लेकिन वो अभी कुछ भी वांग जी को नहीं बताना चाहता था, वो खुद ही पता करना चाहता था। और अगर इस बेड अंकल ने वांग जी को हर्ट किया होगा तो वही विंग से सवाल जवाब करेगा, या वही विंग से पूछेगा कि आखिर विंग ने उनकी मदद क्यों की, किंग ने उनकी मदद क्यों की, और विंग ये क्यों कह रहा था कि वो वांग जी को वापस महल ले जाएगा। वो सिर्फ ये पूछ रहा था कि कहीं शायद वांग जी से बता दे कि वो किंग से कौन जानता है या नहीं। और जब वांग जी ने कहा कि वो किंग को नहीं जानता तो उसने फिर से कुछ नहीं कहा और वो वांग जी को डिनर बनाते हुए देखने लगा। डिनर रेडी होने के बाद वांग जी ने उस डिनर को टेबल पर रखा। उसके बाद वो दोनों फ्रेशन अप हुए और उन्होंने अपना डिनर किया और फिर से वो अपने बेड पर लेट चुके थे। और विजान हमेशा की तरह वांग जी की बाहों में स्नगल कर रहा था और वांग जी भी लविंगली विजान के बालों को सहला रहा था और बहुत कुछ सोच रहा था। आज वांग जी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वांग जी पहले ही 2 दिनों से सो रहा था, तो वांग जी को नींद तो आई नहीं रही थी। लेकिन फिर भी विजान को सुलाने के लिए वो सो गया था। विजान धीरे 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 विजान सो गया था और वांग जी भी बहुत कुछ सोचते हुए अपने दिमाग में वांग जी ने बहुत कुछ सोच रखा था और वो भी धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह हुई और हमेशा की तरह वांग जी उठा। उसने बात लिया और फिर उसने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्रेकफास्ट उसने बनाना ख़त्म किया, वो विजान के पास गया जो पता नहीं कितने ही गाय घोड़े भैंस बेचकर बस सो रहा था। वांग जी ने जब ये देखा तो वो गुस्सा हो गया। वो हमेशा विजान को जल्दी उठने के लिए कहता है, लेकिन विजान है कि जल्दी उठने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए वो विजान के पास गया। उसने विजान के कान को पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, यू लिटिल ब्रेड, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जल्दी उठा करो। हमेशा तुम खुद तो क्लास के लिए लेट होते ही हो, मुझे भी क्लास के लिए लेट कर देते हो, और अब भी घोड़े बेच कर सो रहे हो। देखो सूरज तुम्हारे सर पर आ चुका है। ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और अपनी आंखों को क्यूटली रब करते हुए कहा, मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरे सर पर कहाँ सूरज है? ये बोलकर अपने हाथों से सर पर चेक करने लगा। और ये अपने बेटे के ऐसे एंटिक्स देखकर वांग जी ने अपनी आंखें रोल की और कहा, हाँ अब हो गए तुम्हारे एंटिक्स, अब उठो और जाकर जल्दी से बात लो। और अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें खुद ही बात लेना चाहिए। इस उनको विजान ने पाउट किया और वो खड़ा हो गया। उसने वांग जी के चीख पर किस किया और अपने हाथों को वांग जी की नेक में डालते हुए कहा, विजान कभी बड़ा नहीं होगा, अपनी मम्मा के लिए जानजान हमेशा 3 इयर्स का रहेगा और हमेशा विजान को मम्माई बात दिलाएगी। ये बोलकर वो वांग जी को हक कर लेता है। और वांग जी अपने बेटे के इतने क्यूट एंटिक्स देखकर वांग जी फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। तो फिर क्या था, वांग जी अपने प्रिंस को गोद में उठाता है और उसे बाथरूम में ले जाता है और अब उसके रोब्स को ओपन करके उसे बाथ टब में रख देता है। और विजान जो बाथ टब में बैठा हुआ था और वांग जी उसकी बॉडी को रब कर रहा था और उसके बालों को साफ कर रहा था, लेकिन तभी विजान के फेस पर एक मिस्चीफ आ जाती है। वो अब उस पानी को लेता है अपने हाथ में और वांग जी के फेस पर फेंक देता है। और ये देखकर वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान विजान के उन बालों को धोने में था। इसलिए जब उसे अपने फेस पर पानी फील हुआ तो उसने विजान की तरफ देखा और कहा,
यू लिटिल ब्रेड, तुम क्या कर रहे हो? सुनकर विजान ने हंसते हुए कहा, मम्मा आप विजान को तो बात दिला रही हो, आपने तो बात लिया ही नहीं, तो विजान आपको बात दिला रहा है। ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, तुम तुम तुम्हें पता है कि मैंने बात नहीं लिया, और मुझे गिला मत करो, मैं पहले बात ले चुका हूँ, मैं दोबारा अपने कपड़ों को चेंज नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है, मैं इतना फ्री नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से बात लो और अपनी इस मिस्चीव को बंद करो। ये बोलकर वो विजान को फिर से नहलाने लगता है। और जब आधे घंटे बाद वो दोनों मामा बेटे अपनी मस्ती करते हुए फाइनली बात ले चुके थे और वांग जी ने विजान को उसके रोस्ट पहनाया और उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जा चुके थे। जब वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी वांग जी के डोर पर नॉक हुआ और वांग जी कन्फ्यूज हो गए क्योंकि इस टाइम पर कोई नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था कि कहीं ये वो तो नहीं। और वांग जी को शायद इतना तो यकीन था कि वो पर्सन यहाँ पर क्या करेगा, इसीलिए वो खड़ा हुआ और उसने डोर को ओपन किया और सामने जो उसका डर था वही था। सामने विंग खड़ा हुआ था और विंग के फेस पर ये बड़ी वाली स्माइल थी। वांग जी ने जब उसे देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने विंग की तरफ देखा और फिर उसके भी दिमाग में एक आइडिया आया। उसने विंग के सामने बो करते हुए कहा, किंग मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आखिर इतनी सुबह आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने जब विंग को किंग करके बुलाकर एड्रेस किया तो उसे विंग को हर्ट तो हुआ, लेकिन उसने उसे अपने फेस पर दिखने नहीं दिया। उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं यहाँ पर विजान से मिलने आया था। ये सुनकर वांग जी की आईब्रो रेज हो गई। उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, और आपको विजान से क्यों मिलना है? मैंने आपसे कल ही कहा था कि आपने मेरी मदद की थी, तो मैं आपको शुक्रिया बोल चुका हूँ। इसके अलावा हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं है, तो आपको मेरे बेटे की अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है और रोज़ यहाँ पर आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग ने पाउट किया और कहा, लंजा मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे विजान के साथ टाइम स्पेंड करना था, और देखो मैं विजान के लिए बहुत सारे खिलौने और स्वीट्स भी लेकर आया हूँ। ये बोलकर विंग ने वांग जी को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया और वो बस वो अंदर आ गया। और विजान ने जब विंग को देखा तो उसके फेस पर भी एक स्माइल आ गई और सबसे ज़्यादा स्माइल आई जब उसने विंग के हाथ में टॉयस को देखा। विजान तुरंत दौड़ कर गया और उसने कहा, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर विंग ने विजान की तरफ देखा और अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, मैं यहाँ विजान से मिलने आया हूँ और देखो मैं तुम्हारे लिए टॉयस भी लेकर आया हूँ। ये सुनकर विजान ने कहा, सच में? ये सुनकर विंग ने नोट करते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टॉयस लेकर आया हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो विंग से उन टॉयस को विजान ले पाता, वांग जी वहाँ पर आ गया और उसने विजान के हाथ को पकड़ उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहा, विजान मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि स्ट्रेंजर से कोई भी चीज़ें नहीं लेते। ये सुनकर विजान ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, पर माँ किंग स्ट्रेंजर कहाँ है? हम 2 दिन पहले ये तो इनसे मिले थे। ये सुनकर वांग जी ने विजान की तरफ देखा और कहा, लेकिन फिर भी हम उसे जानते नहीं हैं, तुम्हें ऐसे ही किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर विजान ने कहा, पर माँ ये देखो ये टॉयज कितने प्यारे हैं। इस बात पर वांग जी ने कहा, अगर तुम्हें टॉयज चाहिए तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी और से टॉयज लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी इसमें टॉयज लेने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम्हें नहीं पता, जब तुम सो रहे थे तो मैं और विजान दोस्त बन चुके हैं, और अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ दे रहा है तो दोस्त मना थोड़ी करेगा, है ना विजान? तुम मना नहीं करोगे? ये सुनकर विजान ने नोट करते हुए कहा, हाँ मम्मा मुझे टॉयज चाहिए, देखो ये कितने प्यारे हैं और अंकल बहुत एफर्ट करके लेकर आए हैं, अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा, और आप भी तो कहते हो कि किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ घूर कर देखा, क्योंकि वो विजान के सवालों का न तो जवाब दे सकता था, ना ही विजान को ये बता सकता था कि विंग ने उसके साथ क्या किया था, इसलिए वो विंग को पास नहीं आने देना चाहता था। लेकिन विजान को वो नहीं रोक सकता था, इसलिए विजान ने वो सारे टॉयज ले लिए। और टॉयज लेने के बाद उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसने कहा, अंकल हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो चलो आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट करोगे? ये सुनकर विंग नोट करते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं करूँगा। पर तभी वांग जी ने कहा, मैंने कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं बनाया है, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विजान ने पाउट करते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल मेरा फूड खा लेंगे। ये बोलकर वो विंग को वहाँ ले गया जहाँ पर वो खाना खा रहे थे। और ये देखकर वांग जी जैसे गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था। जब से विंग आया था तब से जैसे विजान ने उससे बात करना ही छोड़, विजान उसे उसकी बात ही नहीं मान रहा था। विजान जो हमेशा सिर्फ वांग जी के पास रहा करता था, आज वो सिर्फ विंग की बात मान रहा है, और ये चीज़ वांग जी को गुस्सा दिला रही थी। वो भी उनके पीछे पीछे चला गया। वही विजान ने विंग को एक चेयर पर बिठा दिया था और वांग जी भी उनके साथ बैठ गया और वो लोग खाने लगे। वहीं विजान और विंग खाते समय बात कर रहे थे, और ये जब वांग जी ने देखा तो उसने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, खाते समय बात मत करो।
ये सुनकर विजान और विंग दोनों के फेस पर एक साथ पाउट आ गया और दोनों सच में एक दूसरे की कार्बन कॉपी लग रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद जब ब्रेकफास्ट एंड हुआ तो दोनों तीनों खड़े हुए वांग जी ने फिर से विंग की तरफ देखा और कहा, किंग, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। आपने को जो टॉस देने थे आप दे चुके हैं और आप ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं, तो आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम हो चुका है। आप उस मॉन्स्टर को मारने के लिए यहाँ पर आए थे और वो मॉन्स्टर मर चुका है, तो आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस बात पर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग को भी कोई हर्ट फील नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उसने जो किया है उससे वांग जी को कितना हर्ट हुआ होगा ये तो विंग सोच भी नहीं सकता। तो वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, वांग जी के पास ये करने का रीज़न था, लेकिन विंग के पास वांग जी को हर्ट करने का कोई रीज़न नहीं था। उसने अब अपनी उस झूठी जेलेसी में आकर उसकी और वांग जी की लाइफ बर्बाद कर दी, तो वो फिर से वांग जी का दिल जीत कर रहेगा। यही इसी मिशन पर विंग अब लग चुका था। विंग रोज़ ही वांग जी के घर आने लगा था। उस दिन तो वांग जी ने कैसे भी कर विंग को उस घर से निकाल दिया था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी वांग जी घर आने लगा था, और वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा था कि वो विजान से अपनी दोस्ती बढ़ा सके, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में कामयाब हो रहा था। और विजान और विंग अपना ज़्यादातर टाइम एक साथ ही बिताया करते थे। विंग जब भी उसका मन करता तब वो विजान को लेंशियन के बेबी के साथ खेलने के बहाने भी उसे उस घर में ले जाता, और वो लोग वहाँ पर जा नहीं रहे थे। वांग जी बहुत मना करता, लेकिन विजान जिद करता, और वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और क्योंकि वांग जी को ऐसा लग रहा था कि विंग उसे उसके बेटे से दूर कर रहा है। वांग जी का जीतने का सहारा इकलौता सिर्फ विजान ही तो था, और विंग विजान को भी उससे दूर कर रहा है। विंग विजान को मोहरा बना रहा है ताकि वो वांग जी तक पहुंच सके, और ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि आज अगर विंग आएगा तो विंग से बात करेगा। आज भी विंग विजान को लेकर गया है इस नाम पर कि वो विजान विशेषण के बेबी के साथ खेलना चाहता है, इसीलिए वो विजान को लेकर गया था। लेकिन आज वांग जी ने सोच लिया था कि आज वो विंग से बात करेगा, या तो विंग इस गांव में रहेगा या फिर वांग जी को ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उसने सोच लिया था, इसीलिए वो उन दोनों का वेट कर रहा था। अब शाम हो चुकी थी और फाइनली उसे विजान और विंग आते हुए दिखे। विंग ने विजान को अपनी गोद में उठा रखा था, और वो दोनों बहुत ही हैप्पीली बातें करते हुए उस घर की तरफ आ रहे थे। जैसे वो लोग उस घर की तरफ आए, विजान ने जब वांग जी को देखा तो वो वांग जी की तरफ गया और उसने उसे हक कर लिया। वांग जी ने विजान की तरफ देखा, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, विजान, रूम के अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे अंकल से कुछ बात करनी है। ये सुनकर विजान ने वांग जी की तरफ देखा और नोट किया, और फिर वो अंदर चला गया। वही विंग ने जब सुना कि वांग जी उससे बात करना चाहता है तो वो खुश हो गया। वांग जी अपने घर से बाहर आया और उसने डोर को लॉक कर दिया। उसने और वो विंग के सामने आया। उसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें वापस अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? तुमने जिस तरीके से मुझे हर्ट किया है, और वैसे तुम्हें मैं अपनी लाइफ में चाहिए क्यों? तुम्हारे पास तुम्हारी क्वीन है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी वाइफ है, तो तुम्हें मुझसे मतलब ही क्या है? तुम मुझे अपने बेटे के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, उसी तरह जैसे तुमने उस दिन मुझे अकेला छोड़ा था? और ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि उस दिन मेरी गलती थी, लेकिन मुझे अपनी गलती का रिग्रेट है। तुम जो मुझसे कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। और रही बात यांग जी की, तो मैं विजान की कसम खाकर कहता हूँ कि आज तक मैंने यांग जी को उस तरह से कभी नहीं देखा है। हम लोग दोस्त थे और मैंने यांग जी को हमेशा सिर्फ दोस्त की नज़रों से देखा है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसने चकल किया, और वो उस चकल में सच में बहुत ज़्यादा पेन था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुमने अपने वाइफ को सिर्फ दोस्त की नज़रों से देखा है, शायद इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। लेकिन मैंने तो सुना था कि किंग अपनी क्वीन से इतना प्यार करते हैं कि अगर उनकी क्वीन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो वो दूसरी कंक्यूबाइन तक नहीं रखना चाहते अपने राज्य को हायर देने के लिए। तुम तो यांग से इतना प्यार करते हो विंग, 6 साल बाद भी तुम्हें मुझसे झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि तुम मेरी आंखों के सामने जो बात मुझे पता है उसके लिए झूठ बोल रहे हो? यह सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मैं यांग जी से प्यार करता हूँ? ये सुनकर वांग जी ने कहा, इसमें कहने का क्या है? पूरे पूरे राज्य को ये बात पता है कि तुम अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हो, कि उसके लिए तुम दूसरी कॉन्क्यूबाइन तक नहीं रखना चाहते। और ये बात तुमने यहाँ आने से पहले साफ साफ कही थी कि तुम अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हो कि तुम अपनी वाइफ के साथ सिर्फ लॉयल रहना चाहते हो। तुम अपनी वाइफ के अलावा किसी को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहते। तो अब तुम ये झूठा नाटक क्यों कर रहे हो मेरे सामने आकर कि तुम्हें रिग्रेट है? तुम वापस अपने तुम
मुझे अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हो। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, मुझे रिग्रेट है, मैंने जो कुछ भी किया है आज तक मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है। तुम्हें पता भी है मैंने पिछले 6 साल से तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की। और रही बात वाइफ की, तो ये बोलकर वो आगे बढ़ा और उसने वांग जी की वेस्ट में हाथ डाला। और इससे पहले कि वांग जी को समझ पाता, विंग ने वांग जी के अपनी क्लोज खींच लिया। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, आज तक मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई है और वो शादी गुसु के लेन वांग जी से हुई है। और तुम ही मेरी वाइफ हो, तुम ही मेरे हस्बैंड हो, तुम ही मेरे ओमेगा हो। और तुम्ही से मैं प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ मैं लॉयल हूँ। ना मैंने उस वक्त तुम्हें अपने दिल से निकाला था और ना ही आज तक मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाला है। तुम सिर्फ मेरे हो और इस दिल में सिर्फ तुमने अपनी जगह बनाई है। आज तक इस दिल में इस विभूषण ने किसी को नहीं आने दिया। मुझे अपनी बात पर रिग्रेट है। ये बोलकर विंग की आंखों से आंसू भरने लगते हैं। उसने वांग जी के चीख पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं तो शायद उस माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ जो मैं तुमसे अभी मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेल्फिश होना चाह रहा हूँ। प्लीज़ लंजा, मुझे अपने बेटे से दूर मत करो। मैं तो तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि तुमने इतने सालों से अपने बेटे से मुझे दूर क्यों रखा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सिर्फ मेरी गलती है। शायद अगर उस दिन मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो आज ये नहीं होता। मुझे ये बोलकर विंग अपने घुटनों पर आ जाता है और लिटरली वो वांग जी के पैरों को पकड़ लेता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे जो सजा दोगे वो मंजूर है, तुम मुझसे बात मत करो, तुम मेरी शक्ल भी मत देखो, पर प्लीज़ लंजा मेरे साथ रहो। मैं विजान के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे विजान मेरा खून है, वो मेरा बेटा है। मैं तुम्हारे दिल को फिर से जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है वो मैं फिर से बना सकूँ और हमारे रिश्ते को मैं फिर से शुरू कर सकूँ। इस बात पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विभूषण, ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी कि जब एक रिश्ता टूटता है तो वो फिर से पहले जैसा नहीं हो सकता, उसमें दरारें रह जाती हैं। और अब मैं तुम पर क्या भरोसा करोगे, तुम फिर से मुझ पर शक नहीं करोगे और तुम्हें सिर्फ विजान चाहिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारा हायर मिल गया। और जब तुम विजान को महल में ले जाओगे तो तुम फिर से वही करोगे और विजान उस राज्य का हायर है तो उस राज्य को तो हायर मिल जाएगा और फिर तुम अपनी वाइफ यांगजी के साथ उस पर रूल करोगे, खुश रहोगे। और फिर मेरा क्या, और तुम मेरे बेटे को भी अपने पास कर लोगे। और मैं ये नहीं चाहता क्योंकि सिर्फ वो मेरे जीने की उम्मीद है। अगर वो मेरे पास नहीं होता तो शायद आज तक ये लेन वांगजी मर चुका होता। मेरी कोई फैमिली नहीं है। तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है उसे मैं भूल नहीं सकता। ये बोलकर वांग जी की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और विंग की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उसने वांग जी के हाथों को पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद यांग जी कभी हमारे बीच में नहीं आएगी। और वैसे भी मैंने उसे सज़ा दी है और बाकी सज़ा उसे तुम दोगे। तुम्हारे लिए मैंने अभी भी उसकी सज़ा बचा कर रखी है। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सज़ा तुम उसे दोगे और ये इसका हक मैं तुम्हें देता हूँ। लंजा, मैंने पिछले 4 साल से तुम्हारा जो हक छीन रखा है वो हक मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं विजान को उसका हक देना चाहता हूँ। वो यहाँ के लिए नहीं बना है, वो क्राउन प्रिंस है। तो प्लीज़ मेरे साथ महल में चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे दिल को फिर से जीतना चाहता हूँ। लंजा, मुझे प्लीज़ एक मौका दो। और अगर फिर से मैंने कोई गलती की तो मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम मेरे पास रहो। प्लीज़ अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ पिछले 6 साल से यांग जी को अपनी झूठी क्वीन कहते कहते। तुम्हारा हक है वो, तुम इस राज्य की क्वीन हो, विसेक्ट की क्वीन तुम हो और विजान का क्राउन प्रिंस है। तो मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हक देना चाहता हूँ और तुम्हारे दिल को फिर से जीतना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए और विजान के लिए मैं कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। विंग की आंखों में सच में सिंसियरिटी थी। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन क्या वांग जी का दिल इतनी आसानी से, उस दिल पर जो घाव लगा था, कि वो इतनी आसानी से उस पर मरहम लगेगा? वांग जी 2 कदम पीछे हो गए। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता वुशरन, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल तुम पर विश्वास करने की मुझे इजाज़त ही नहीं दे रहा है। मैं किस मुंह से तुम्हारे महल में चलूँ? मेरा भाई मुझ पर भरोसा नहीं करता और तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या मैंने किसी भी रिश्ते को निभाने में कमी रखी थी? मैंने हमारे रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से निभाया था। तो
तुम मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो? तुमने मुझे सीधा सीधा कैरेक्टरलेस कहा था, तो अब तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ? तुम अपनी वाइफ के साथ। पर इससे पहले वांग जी कुछ कह पाता, विंग खड़ा हुआ। उसने वांग जी को फिर से वेस्ट से पकड़ कर अपने क्लोज खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो। आज तुम्हारे अलावा मैंने किसी से शादी नहीं की है। और मैंने तुम्हें कैरेक्टरलेस नहीं कहा था क्योंकि मैं उस वक्त मेरा दिमाग खराब था, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए टेंशन में था, मैं जेलस था क्योंकि तुम वेनकेजिंग के साथ बातें करने लगे थे। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मैं उस गलती को सुधारना भी चाहता था, लेकिन उस दिन जब तुम पूरा दिन नहीं आए तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, इसीलिए अच्छा मुझे उस वक्त तो पता नहीं क्यों पर गुस्सा आ गया जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम और वेंकेसिंग इतने पास हो। मैंने तुम पर कभी शक नहीं किया, ना ही मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर कभी उंगली उठाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम प्योर हो। पर उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था कि जेलसी में आकर मैंने तुमसे वो सब कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ चलो, तुम मुझे जो सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर है। प्लीज़ मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हक देना चाहता हूँ और विजान को एक फैमिली का प्यार देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो, लेकिन लंजा ये बात भी सच है कि अगर विजान माँ बाबा उनके साथ रहेगा तो विजान को भी एक फैमिली मिलेगी। प्लीज़ रंजा मेरे साथ चलो। ये बोलकर विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू वांग जी की आंखों से भी बह रहे थे और विंग की तरफ देख रहा था। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। वांग जी को नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे विंग की बात माननी चाहिए? क्या उसे विंग पर फिर से भरोसा करना चाहिए? क्या विंग फिर से उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा? यही सब सोचते वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों में जैसे डिटर्मिनेशन था कि वो अब फिर से वांग जी का भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो वांग जी के उस विश्वास को जीतने के लिए कुछ भी करेगा। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। लिटरली इस पार्ट को बनाने में मुझे नहीं पता कि ये पार्ट कैसा बना है। आप कमेंट में मुझे बता देना कि ये पार्ट मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि सच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा गला जल रहा है। लेकिन फिर भी कल मैं वीडियो नहीं लेकर आई थी, तो आज मुझे वीडियो लेकर आना था, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आपको क्या लगता है कि वांग जी जाएगा, और आप क्या चाहते हो कि क्या वांग जी जाए? और यांग जी की पनिशमेंट ज़रूर बताना, क्योंकि विंग ने तो यांग जी को 6 साल तक पनिशमेंट दी थी, लेकिन वो पनिशमेंट मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा है। वांग जी यांग जी को क्या पनिशमेंट दे, और वांग जी विंग को महल, अगर वांग जी बाई चांस महल में चला जाए तो विंग को कैसे परेशान करे या विंग को कैसे अपने घुटनों पर लेकर आए। तो इस बारे में मुझे कुछ फ़नी या फिर कुछ भी इमोशनल कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ आइडियाज़ दीजिए कि मैं विंग को और कैसे, मतलब उसे रिग्रेट हो, उसे पता चले कि उसने वांग जी के साथ क्या किया है। तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताना। एंड आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। कैसा भी लगाओ प्लीज़ कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना। अगर इस पर 150 लाइक आएंगे तो इसका लास्ट पार्ट आएगा, क्योंकि अब आने वाला पार्ट लास्ट होगा। और अब के बाद में सीरियस हो, अगर इस पर 150 लाइक नहीं आए तो लिटरली मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं लेकर आऊँगी। ये मेरा वादा है। तो प्लीज़ इस पर लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।